ठीक है, तो शुरू करते हैं सेक्शन ए से। सबसे पहले सेक्शन ए का क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। तो हम बता चुके हैं कि मेनली जो भी फूड का ब्रेक डाउन बॉडी के बाहर और एब्जॉर्प्शन भी बाहर होता है वो मेनली सैप्रोफिटिक प्लांट्स में होता है। और सैप्रोफिटिक प्लांट्स का एग्जांपल्स तुम्हारा क्या होगा, पारामीशियम अमीबा कस्क्यूटा नहीं, ये तो हो गया तुम्हारा। नहीं, और इसका हो गया तुम्हारा पैरासिटिक के केस में मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा ये भी नहीं, ये भी मिक्स्ड है। ये कस्क्यूटा वाला होगा। नहीं, ईस्ट मशरूम ब्रेड माउट, तो हाँ ये वाला होगा तुम्हारा आंसर, क्योंकि ये तुम्हारा तीनों कैसा है नेचर का, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप ठीक है, अब है व्हाट डज द टेंजेंट टेंजेंट एंड एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई भी पॉइंट हमको क्या इंडिकेट करता है, तो सिंपली क्या होगा तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर सेलेक्टेड बाय मेंडल। मेंडल के द्वारा बहुत सारा कैरेक्टर सेलेक्ट किया गया था, उनमें से कोई ये इसमें से कोई दो जो है वो कैरेक्टर नहीं है। तो सबसे पहला है फ्लावर शेप, तो तुम्हारा, सी। हाँ तुम्हारा आंसर होगा सी, ए और डी। ए एंड डी। हाँ, सी ऑप्शन। पोर्ड पोजीशन पर था, नहीं नहीं, सी ऑप्शन, ए और डी। ए एंड डी। नीचे। इसका आंसर हाँ। होगा कि मेंडल जो था 7 कैरेक्टर पहले क्या कहता, प्लांट हाइट था, ठीक है। दूसरा पोर्ट हम्म। शेप था, तो पोर्ट शेप हो हम्म। गया। उसके बाद पोर्ट कलर था, शीड शेप था, शीड कलर था, और फ्लावर पोजीशन था। फ्लावर हाँ। शेप और पोर्ट पोजीशन उनका नहीं था, फ्लावर शेप भी नहीं था, फ्लावर कलर था, और पोर्ट पोजीशन भी नहीं था। तो आंसर क्या ब्रांच होगा, लेंथ। क्या? ब्रांच लेंथ तो नहीं था। ब्रांच लेंथ कहने का मतलब प्लांट हाइट। ओ, अच्छा। तो तुम्हारा इसका आंसर होगा फ्लावर शेप, क्यों फ्लावर शेप नहीं था, फ्लावर कलर था। पोर्ड पोजीशन नहीं था, पोर्ड शेप था। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा क्या जाएगा, तुम्हारा ए एंड सी, ऑप्शन नंबर सी। ए। ठीक है, हाँ। ए एंड सी, तो ऑप्शन कौन है, ए हो गया ना। ठीक है, हम्म। अब है क्या कि मेरा वीडियो भी दिख रहा है क्या? हाँ। ठीक है, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर इज 1 ohm, then the resistance of a similar nichrome wire will be about। देखो ये क्वेश्चन कैसा है कि कह रहा है कि एक कॉपर वायर है जिसका जो रेसिस्टेंस है 1 ohm है, तो अगर वैसा ही निक्रोम का वायर लिया जाए तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा। तो याद रखना कि जो तुम्हारा निक्रोम वायर है उसका जो रेसिस्टिविटी है वो कॉपर वायर के 60 टाइम्स होता है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी 60 टाइम्स है, और अगर कॉपर वायर का 1 ohm है तो निक्रोम वायर का सिंपली क्या हो जाएगा, 60 ohm, क्योंकि ये उसका रेसिस्टिविटी कितना है, 60 टाइम्स ज्यादा है। 60 टाइम्स। ठीक है, अब ये क्या हम्म। है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन ए फ्रूट इज। तो फ्रूट्स वगैरह में तुम पढ़ी होगी कि बेसिकली ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाँ। ईस्टर ग्रुप जो मेनली होता है वो फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि एप्पल, बनाना, पियर्स, पाइनएप्पल। तो इसमें से ईस्टर ग्रुप पहचानो, तो तुम्हारा आंसर ए। ये हो जाएगा। ठीक है, अब है क्या कि जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कोई भी। मर्क्यूरी। हाँ, तो ए। तुम्हारा आंसर होगा मरकरी, बहुत सिंपल था। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटअप इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन। तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सेटअप है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो तुम्हारा इसका आंसर होना चाहिए यहाँ फर्स्ट केस में क्या गया गया, जिंक है और डाइल्यूट NaOH है, दूसरा में जिंक और डाइल्यूट NaOH है, और यहाँ से गैस का लिबरेशन हो रहा है। इसमें क्या है, K3 है। तुम्हारा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा 2।
ठीक है, जो टू वाला स्टेप हो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्यों? द गैस इवॉल्व इज टेस्टेड प्रॉपरली सच दैट द डिलीवरी ट्यूब डज नॉट डिप इन द सॉल्यूशन। देखो गैस का प्रॉपरली, यहाँ देखो तुम सोच रही होगी कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो इसमें ये अंतर है कि ये जो पाइप निकला हुआ है और इसमें जो पाइप है वो सबमर्ज्ड है। तो अगर हमको किसका देखना है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अगर इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस को प्रॉपरली टेस्ट करना है तो टेस्ट ट्यूब को डिप नहीं होना चाहिए सॉल्यूशन में। तो ये वाला जो तुम्हारा होगा वो सही होगा। ठीक है, ये वाला हाँ अप्रोप्रिएट होगा। अब है कि a student took two test tube containing 2 ml of dilute hydrochloric acid and added zinc granule to the test tube। ये तो अभी कुछ देर पहले देखे थे, उसमें था एंड सोडियम सॉलिड सोडियम कार्बोनेट टू टेस्ट ट्यूब बी। अच्छा, दो तरह का ले लिया, एक में क्या डाला है, HCl है और जिंक ग्रैन्यूल्स है, और दूसरा में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड। ठीक है, तो क्या होगा कि हम पहले टेस्ट ट्यूब नंबर 1 का बात करते हैं। तो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स को HCl से रिएक्ट करेंगे तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि सोडियम कार्बोनेट को जब हम HCl में डालेंगे तो NaCl बनेगा, H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगा। ठीक है, तो अब क्या पूछा था, करेक्ट ऑब्जर्वेशन, रैपिड रिएक्शन इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, नो रिएक्शन इन एनी, ये तो नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन तो हो रहा है। स्लो रिएक्शन इन ए एंड रैपिड रिएक्शन इन बी, रैपिड रिएक्शन इन ए बट स्लो रिएक्शन इन बी। तो इसका आंसर होगा कि दोनों ही टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, रैपिड रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9 कि राइजोपस ए ट्यूबलेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बेयरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड। तो हम पढ़े कि राइजोपस क्या है, एक सैप्रोट्रॉप्स है, फंगस है जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है और ये ढेर सारे ब्रांचिंग स्ट्रक्चर से बना होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइफी। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइफी। कोई कंफ्यूजन? नहीं। अब है कि लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन। तो पॉलन ट्यूब का जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पूछ रहा है तुमसे। तो पॉलन ट्यूब का जो लेंथ है वो तुम्हारा डिपेंड करेगा पॉलन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन से कहा, स्टिग्मा के अपर सरफेस तक में। उसके बाद क्या है, अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्टाइल। pollen grain in anther and upper surface of stigma, pollen grain on upper surface of stigma and ovule। तो इसका तुम्हारा हाँ राइट आंसर होगा कि pollen grain on upper surface of stigma and ovule तक में ये डिस्टेंस देखा जाएगा क्योंकि मेनली किसी का भी फेथ कहाँ तक जाना है, ओव्यूल तक जाने तक का है। ठीक है, अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फॉर एवरी हार्मोन देयर इज ए जीन। ठीक है, फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज ए जीन। ठीक है, फॉर एवरी एंजाइम देयर इज ए जीन, फॉर एवरी फैट मॉलिक्यूल देयर इज ए जीन। तो ये पूछ रहा है कि आपके लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो सकता है। तो कोई भी हार्मोन जो है वो किसी जीन से बना है, ये बात सच है। कोई भी प्रोटीन है वो भी जीन से आया, ये भी हम पढ़े कि पहले DNA से क्या बनता है, RNA थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से फिर क्या बनता है, प्रोटीन थ्रू ट्रांसलेशन। तो ये पॉइंट भी सही है। और जो भी प्रोटीन है वो या तो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करता है या फिर एंजाइम के रूप में काम करता है। तो ये बात भी सही होगा कि फॉर एवरी एंजाइम देयर इज ए जीन। तो तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा A, B, and C, क्योंकि फॉर एवरी फैट मॉलिक्यूल देयर इज ए जीन। ये बात गलत है कि फैट मॉलिक्यूल जो है जीन से बना हुआ है। ठीक है, अब है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। कौन सा ऐसा जो ये इक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि V स्क्वायर बाय R भी होता है, VI भी होता है, I स्क्वायर R भी होता है, पर IR स्क्वायर जैसा कोई भी चीज नहीं होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 13, मैग्नीशियम इम्पार्ट्स dazzling white color flame, yellowish orange color flame, none of these, या brick red color flame। तो इसमें से कौन सा है जो कि वो करता है, तो मैग्नीशियम जो है
जनरली एयर के कांटेक्ट में आता है तो डेजलिंग व्हाइट कलर फ्लेम देता है, ये याद कर लेना। ठीक है, अब है द डायग्राम बिलो इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, ये बात सच है कि रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस होता है तो क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस सेटअप व्हाट डज द टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एक्स कंटेन। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। पूछ रहा है कि ये वाले टेस्ट ट्यूब में एक्स मार्क किया हुआ क्या है। ये शायद एनसीईआरटी के ये एक्सरसाइज से दिया हुआ है कि तुम्हारा कौन सा होना चाहिए। तो देखो, हम पढ़े हैं कि जब तुमको ये बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस का एक एक्सपेरिमेंट बताए थे क्लास में, कि जो उसके लिए हम किसका यूज करते थे। हाँ QH हाँ, QH KOH का। वो किस तरह का काम करता था, CO2 एब्जॉर्बर की तरह। तो इसका भी आंसर क्या होगा तुम्हारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। QH। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्टिव हम्म इंडेक्स ऑफ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लास एंड कार्बन डाइसल्फाइड आर गिवन। सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि लाइट सबसे स्लोएस्ट किस में ट्रेवल करेगा, तो ऑब्वियसली जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, लाइट उसमें सबसे धीरे ट्रेवल करेगा। तो ज्यादा कम सबसे करेगा ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कार्बन, 1.6 तो ये हो जाएगा। डाइसल्फेट। हाँ, अब है क्या क्वेश्चन नंबर 16। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलैरिटी अमॉन्ग देमसेल्व्स। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात यहाँ पे कर रहा है और उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया है और बताना है कि कौन सा सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, तो ये बात एकदम सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट, ये भी सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बात गलत है। asexual reproduction occurs after sexual reproduction, ये भी बात गलत है। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1 and 2। अब है assertion reason, जैसे कि आता है H2CO3 is a strong acid। पहला स्टेटमेंट है कि H2CO3 जो है तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसके सोडियम कार्बोनेट के बारे में कह रहा है, सॉरी सोडियम कार्बोनेट कह रहे हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ, ये कह रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट कंप्लीटली और कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर। तो पहला वाला स्टेटमेंट ए क्या है, गलत है। कार्बोनिक एसिड जो होता है वो क्या है, वीक एसिड होता है। ठीक है, ये कैसे तो बताएं? assertion क्या हो गया, गलत। और रीजन क्या है, रीजन तुम्हारा सही है। तो इसका आंसर होगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ट्रू। अब है कि अनलाइक cabbage, sunflower plant has long internode with leaves that are far apart। कैबेज क्या होता है, कैबेज से अलग सनफ्लावर का प्लांट होता है जिसमें लॉन्ग इंटरनोड होता है और लीव्स उसमें ग्रो होते हैं। सनफ्लावर प्रोड्यूसेस सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ जिबरलिन्स ड्यूरिंग इट्स ग्रोइंग पीरियड। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कैबेज होता है उसमें कुछ मतलब कि बल्ज या सॉलन टाइप का आउटग्रोथ होता है कैबेज में। बट तुम्हारे सनफ्लावर में क्या होता है, जो उसका इंटरनोड वाला रीजन होता है वो काफी लंबा होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, हम बताएं कि जिबरलिन हार्मोन्स जो होता है वो क्या करता है, इंटरनोडल लेंथ को इंक्रीज करता है। जैसे कि शुगर कैन का हाइट इतना इंक्रीज क्यों रहता है, क्योंकि उसमें जिबरलिन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। तो ये बात सही है कि सनफ्लावर के पास लॉन्ग इंटरनोड होता है। और क्यों होता है, क्योंकि उसमें सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ जिबरलिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। नहीं। अब है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। कह रहा है क्या कि तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो हम बताए थे कि सोलेनॉइड के केस में क्या याद रखना है कि बी मींस मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट एंड आई, जिसमें म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी, और
एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स और आई हो गया करंट। तो ये बात सही है कि वो ना लेंथ पे डिपेंड करता है ना क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। अब है क्या, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज इन यूनिफॉर्म। तो देखो पहला कह रहा है क्या कि वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के इंडिपेंडेंट है, पर दूसरा तो बस ये बता रहा है कि सोलेनॉइड में यूनिफॉर्मनेस होता है मैग्नेटिक फील्ड का। वो पहले वाले का कहीं से भी रीजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये क्या होगा कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। ए। अब है क्या कि ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम्स आर द ट्रांसड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स किसी भी इकोसिस्टम्स के क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। अब प्रोड्यूसर ट्रैप द रेडिएंट, मतलब ट्रांसड्यूसर्स जो कि खुद से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करे। ये तुम्हारा जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को डायरेक्टली केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वही वही बात कहते हैं। ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर द ट्रांसड्यूसर्स, एनर्जी ट्रांसवर्जन का इसमें प्रॉपर्टी है। प्रोड्यूसर ट्रैप द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन एंड चेंजिंग इनटू द केमिकल एनर्जी। ठीक है। अगर ट्रांसड्यूसर स्टेटमेंट दिया है तो सेकंड में भी उसका रीजन बताया, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट आर एक्सप्लेनेशन। ए। अब है सेक्शन बी में। ठीक है। पूछा गया है कि व्हाट इज ग्लैंड, नेम द टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड। तो ग्लैंड जो है सिंपली एक ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन से बना होता है, और इस ग्लैंड का फंक्शन होता है कुछ एक स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करना, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, या तो एंजाइम्स या तो हार्मोन्स। ठीक है। हार्मोन्स। अब देखो ग्लैंड्स कितने तरीके के होते हैं, तो ग्लैंड्स जो दो। दो तरीके के होते हैं, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। और एक एक्सेट्रा। इसमें बस नाम पूछा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ नाम बताएंगे कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होता है। और आगे पूछा रहता है तो कहते हैं कि एक्सोक्राइन जो है अपना सिक्रीशन डक्ट में रिलीज करता है और इंडोक्राइन डायरेक्टली ब्लड में। ठीक है। अब है with the help of an example explain the process of hydrogenation, mention the essential condition for the reaction and state in physical property with the formation of product। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि हाइड्रोजनेशन क्या है। तो हाइड्रोजनेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को किसी हाइड्रोजन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड करते हैं ताकि उसको सेचुरेटेड बना सके। अनसेचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सेचुरेटेड वन में। अगर हाइड्रोजनेशन का हमको एक एग्जांपल बताना होगा तो जब हम इथीन इथीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब कंडीशंस क्या होता है हाइड्रोजनेशंस का। तो हाइड्रोजनेशंस के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है, सबसे पहले तो कैटलिस्ट का जरूरत होता है। कैटलिस्ट वो जो कि केमिकल रिएक्शंस को क्या करे, रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस कर दे, जैसे कि निकल और प्लैटिनम। उसके बाद जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या होते हैं कि फिजिकल स्टेट क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, डेंसिटी भी क्या होता है, बढ़ जाता है जब अनसेचुरेटेड वन सेचुरेटेड वन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। अब क्या है, लिस्ट एनी टू टेस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटली डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एन अल्कोहल एंड ए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डिस्क्राइब हाउ दिस टेस्ट आर परफॉर्म। पूछ रहा है कि कोई टेस्ट बताने जिसके कारण तुम क्या करो, बता सको कि ये अल्कोहल है और दूसरा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दो तरह का टेस्ट, सबसे पहले क्या, लिटमस टेस्ट करो। लिटमस टेस्ट करोगी तो क्या होगा कि जब तुम कार्बोक्सिलिक एसिड को डालोगी तो वो इफेक्ट शो करेगा लिटमस पेपर पर, तुम्हारा वो नहीं शो करता। हाँ वो नहीं करेगा, इथेनॉल नहीं शो। नहीं करेगा। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। इसमें क्या करोगी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एक पिंच डाल दोगी। उसके बाद क्या देखोगी कि कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में डाली हो तो सोडियम हाइड्रोजन
बाइकार्बोनेट को एसिड डालोगी तो एक हो गया बेस और दूसरा क्या है एसिड। तो एसिड एसिड बेस मिलके क्या शो करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एक पिंच डाली हो वो क्या हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा। ठीक है और वही तुम्हारा अल्कोहल कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है अब है क्वेश्चन नंबर 23 a food web is given below observe the figure and answer the following question। ठीक है फूड वेब दिया हुआ है आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड वेब। इस फूड वेब में प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है ध्यान देना कि प्रोड्यूसर नहीं पूछा प्राइमरी कंज्यूमर पूछा है। तो प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पे तुम्हारे हो जाएंगे रैबिट माइस और rabbit। हाँ माइस और रैबिट जो है तुम्हारे प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे। और प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है ये तुम एक लाइन में बता दोगी प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो कि प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं। ठीक इफ ऑल द फॉक्सेस आर किल्ड ड्यू टू ए डिजीज क्या कह रहा है कि सारा का सारा फॉक्स क्या हो जाए किल्ड हो जाए किसी डिजीज के कारण व्हाट विल योर ऑब्जर्वेशन अबाउट फूड वेब बी कि क्या हुआ कि सारे के सारे फॉक्स वहां से रिमूव हो गए। तो फॉक्स किस पे बेसिकली फीड करते थे तुम्हारे माइस पे और रैबिट्स पे। माइस और rabbit। अब जब फॉक्सेस नहीं रहे तो माइस और रैबिट का क्या होगा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ और बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण अब क्या होगा कि वो हद से ज्यादा सीड्स हद से ज्यादा ट्रीज और ग्रास को कंज्यूम करने लगेंगे जिसके कारण धीरे धीरे ये लोग का भी पॉपुलेशन क्या होने लगेगा कम होने लगेगा। इस तरीके से कम हो जाएगा। पूरे का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है अब है an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter find the position and nature of the image। तो कॉन्वेक्स मिरर का केस पूछ रहा है तो बहुत ही आसान है सिंपली मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u जिसमें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन माइनस 10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर का है तो 15 सेंटीमीटर ही रहेगा। और जब तुम इमेज डिस्टेंस निकालोगी तो वो तुम्हारा अप्रोक्स 6 सेंटीमीटर आएगा। और कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज कहाँ बनेगा बिहाइंड द मिरर मिरर। और वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है हाँ, अब है कि an optical component and an object S is placed along its optic axis. The distance between the object and the component can be varied. यहाँ पे क्या what type of image can be formed in the above diagram। ये कैसा मिरर है तो कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर में हमेशा कैसा बनता है रियल रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज। हाँ पर ये हमेशा कैसा बनता है तो लास्ट में ये भी लिखोगी कि इन सर्टेन कंडीशन इट फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज। ठीक है जो कि बिहाइंड द मिरर बनता है जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है पोल और फोकस के बीच में। फोकस के बीच में। अब पूछा व्हाट टाइप ऑफ इमेज कैन बी फाउंड इन द अबव ये कैसा है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर मिरर। हमेशा और हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और ये बोल रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस। तो हाँ जब इमेज बनाना बहुत आसान है कि फोकस पे जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। अब क्या है कि व्हाट इज मीन बाय ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन कंस्ट्रक्ट ए टेरेस्ट्रियल फूड चेन विद 4 ट्रॉपिक लेवल्स द एनर्जी फ्लो ऑफ ए फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल व्हाई। देखो इसमें बहुत कुछ पूछ चुका है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। सबसे पहले कि फूड चेन में जो भी फूड एनर्जी का ट्रांसफर होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया से वही क्या है तुम्हारा ट्रॉपिक लेवल है। ठीक है अब अगर हमको एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन बनाना है तो सबसे पहले मान लो कि ग्रास के ऊपर फीड कर रहा है इंसेक्ट पे फिर फ्रॉग और फ्रॉग को फिर खा रहा है स्नेक। अब किसी भी फूड चेन में जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल होता है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। क्यों होता है क्योंकि जो भी ऑटोट्रॉप्स एनर्जी एक बार कैप्चर कर लेते हैं सन से वो उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हैं। तो ये एनर्जी सिंपली क्या होता है फूड चेन में प्रोग्रेसली आगे बढ़ते जाता है। इसलिए क्योंकि ऑटोट्रॉप्स एक बार ट्रैप कर ले तुम्हारे रेडिएंट एनर्जी को
उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तो फिर वो रिवर्ट बैक नहीं हो सकता है, ठीक है। और हम जो फूड चेन बोले उसके अलावा भी तुम कोई फूड चेन हो जो 4 ट्रॉपिक लेवल्स वाला है उसका एग्जांपल दे सकती हो। अब है राइट टू पॉसिबल कंपाउंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। तो तुमको क्या बताना है, राइट टू पॉसिबल कंपाउंड्स ऑफ मॉलिक्यूल C3H6O। तो अच्छा प्रोपेन हाँ, प्रोपेनॉल यूज कर सकती हो, दूसरा है प्रोपेनोन यूज कर सकती हो, मतलब कीटोन ग्रुप कंटेनिंग, और एक एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग। ये दोनों इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बन सकता है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल और प्रोपेनॉन, ठीक है। ठीक है, अब वो 7th वाले का भी क्लास लेना है तो यस क्लास फिर से करवाएंगे। ठीक है, ये सब तुम लोग को भी भेज देंगे हम, ठीक है ना।